Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to Shaji E Academy. This is your biology class and I am your biology lecturer Sarumer. Students, आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है बायो एनर्जेटिक्स, इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके तमाम टॉपिक्स को हमने स्टडी कर लिया। आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर के एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर का पहला एमसीक्यूज है, इट इज द ओनली सोर्स ऑफ पर वाहिद एनर्जी का जो प्राइमरी सोर्स है वो कौन सा है? सन, एडीपी, एटीपी या ऑल ऑफ देम? तो बच्चों अर्थ की बात हो रही है। आपकी इस अर्थ पर जो सबसे अहम तरीन या वाहिद सोर्स है जिससे आपके अर्थ को एनर्जी मिल रही है लाइट और हीट की शक्ल में, वो सूरज है, सन। सन इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ। बायो एनर्जेटिक्स इज रिलेटेड टू, बच्चों ये जो बायो एनर्जेटिक्स ब्रांच है इसका ताल्लुक किस चीज से होता है? एनर्जी कंजम्पशन बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, उस चीज से इसका ताल्लुक होता है। एनर्जी रिसाइकलिंग बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो एनर्जी रिसाइकल हो रही है, एक से दूसरे में ट्रांसफर हो रही है, इस चीज को बायो एनर्जेटिक्स में स्टडी किया जाता है। एनर्जी स्टोरेज बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो एनर्जी स्टोर हो रही है, इस कॉन्सेप्ट को बायो एनर्जेटिक्स में स्टडी किया जाता है, या ऑल ऑफ दीज। तो बच्चों आपको इस चैप्टर के स्टार्टिंग लेक्चर में मैंने आपको बताया था बायो एनर्जेटिक्स में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के एनर्जी के तमाम मामलात को स्टडी करते हैं, फिर चाहे वो कंजम्पशन हो, चाहे वो रिसाइकलिंग हो, चाहे वो स्टोरेज हो। ये सब आप बायो एनर्जेटिक्स में ही स्टडी करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स एनर्जी को कैसे कंज्यूम करते हैं, कैसे इनकी रिसाइकलिंग होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर एनर्जी की, लिविंग ऑर्गेनिजम्स एनर्जी कैसे हासिल करते हैं, कैसे स्टोर करते हैं। तो ये सारा जो एनर्जी और लिविंग ऑर्गेनिजम्स का रिलेशनशिप है, ये सब बायो एनर्जेटिक्स में स्टडी किया जाता है। तो इस एमसीक्यूज का करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज। अगला एमसीक्यूज है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, रिडक्शन या रिडॉक्स रिएक्शन। किसी रिएक्शन के दौरान किसी सब्सटेंस में से इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन लॉस हो रहा है। एक रिएक्शन हुआ और आपने देखा इस रिएक्शन के दौरान एक आपके पास सब्सटेंस है, उसमें से इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन लॉस हुआ है, निकला है, माइनस हुआ है, क्या कहलाएगा ये? ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगा, रिडक्शन रिएक्शन कहलाएगा, रिडॉक्स रिएक्शन कहलाएगा जी। ऑप्शन ए कहता है जी कि ये सिर्फ ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगा। ऑप्शन बी कहता है जी कि ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों कहलाएगा। ऑप्शन सी कह रहे हैं जी कि ये रिडक्शन या रिडॉक्स रिएक्शन कहलाएंगे। ऑप्शन डी कह रहे हैं जी ऑल ऑफ दीज, यानी तीनों। तो बच्चों हमने पढ़ा तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन इस चैप्टर के लेक्चर्स में। रिएक्शन के दौरान अगर किसी सब्सटेंस में से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन लॉस होते हैं तो ऐसे रिएक्शंस को ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहा जाता है। और अगर रिएक्शन के दौरान किसी सब्सटेंस ने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन गेन किए तो ये रिडक्शन कहलाता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन काफी डिटेल में बताया। तो ऑक्सीडेशन कहते हैं ऐसे रिएक्शंस को जिनमें या तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन लॉस हो रहे हो, या हाइड्रोजन निकल रही हो, या ऑक्सीजन ऐड हो रही हो। जबकि रिडक्शन कहते हैं जी ऐसे रिएक्शंस को जिनमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ऐड हो रहे होते हैं, या हाइड्रोजन ऐड हो रही होती है, या ऑक्सीजन निकल रही होती है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का जिक्र है। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अगर किसी रिएक्शन के दौरान लॉस हो रहे हैं, दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। वो सिर्फ ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाते हैं। इसका मतलब हुआ कि ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड थ्रू गेन और लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग फॉर्मेशन एंड ब्रेकिंग ऑफ। एक रिएक्शन के दौरान एक सब्सटेंस से एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, दूसरे सब्सटेंस में आ रही है, यानी एक सब्सटेंस एनर्जी गेन कर रहा है, दूसरा सब्सटेंस एनर्जी लॉस कर रहा है। और ये हो कैसे रहे जी? फॉर्मेशन और ब्रेकिंग ऑफ क्या चीज है जिसके बनने और ब्रेक होने से सब्सटेंस के अंदर एनर्जी का ट्रांसफर होता है? केमिकल बॉन्ड्स, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, या ऑल ऑफ दिस। तो बच्चों किसी रिएक्शन के दौरान अगर एक सब्सटेंस को एनर्जी गेन करनी है तो वो बॉन्ड बनाएगा, केमिकल बॉन्ड्स बनाएगा, इस तरह उसको एनर्जी गेन हो जाएगी। और अगर एक सब्सटेंस ने एनर्जी लूज करनी है तो वो बॉन्ड्स को ब्रेक करेगा, इससे उसकी एनर्जी लूज हो जाएगी। आपको याद हो हमने एटीपी एटीपी पढ़ा था कि एटीपी अगर एनर्जी गेन करता है तो वो फॉस्फेट के साथ एक बॉन्ड बनाता है, एटीपी बन जाता है।
और अगर एटीपी को अपनी एनर्जी लूज करनी है तो ये फॉस्फेट के साथ अपना बॉन्ड ब्रेक कर देता है, उसकी एनर्जी लूज हो जाती है। तो इसका मतलब है रिएक्शंस के दौरान जो सब्सटेंसेस होते हैं वो केमिकल बॉन्ड को बनाकर या तोड़कर एनर्जी को गेन या लूज करते हैं। द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड थ्रू गेन और लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग द फॉर्मेशन और ब्रेकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। केमिकल रिएक्शंस के दौरान सब्सटेंसेस केमिकल बॉन्ड को बनाएंगे या ब्रेक करेंगे जिससे उनको एनर्जी गेन या लूज होगी। अगला है जी, ईच मोल ऑफ एटीपी स्टोर एनर्जी। एक मोल आपके पास एटीपी है तो उसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर हुई हुई होगी। एक मोल एटीपी का कितनी एनर्जी उसके अंदर मौजूद होगी। 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल, 7.3 किलो जूल्स पर मोल, 17.3 किलो कैलोरीज पर मोल या फिर 17.3 किलो जूल्स पर मोल। तो बच्चों ये मैंने अभी आपको ये भी पढ़ाया था एटीपी एडीपी के अंदर। एडीपी एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट 7.3 किलो कैलोरीज लेगा एक मोल पर, तो वो एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है। सिमिलरली अगर एक एटीपी मोल, एक मोल आप एटीपी का लें उसको ब्रेक करें तो आपको उसमें कितनी एनर्जी मिलती है। 7.3 किलो कैलोरीज, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एक मोल एटीपी का उसमें कितनी एनर्जी स्टोर है। 7.3 किलो कैलोरीज। अगला एमसीक्यूज है, विच स्टेटमेंट एक्सप्लेन्स द फंक्शन ऑफ एटीपी। एटीपी का फंक्शन कौन सी स्टेटमेंट से एक्सप्लेन हो रहा है। ये चार स्टेटमेंट्स हैं। पहली स्टेटमेंट कहती है जी इट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। ये बिल्कुल सही है। एटीपी आपके पास एनर्जी का सोर्स होता है। आपके सेल्स के किसी ऑर्गेनल को अगर एनर्जी चाहिए तो वो एटीपी ब्रेक करके एनर्जी हासिल करेगा। सो ऑर्गेनल्स के लिए एटीपी एनर्जी का सोर्स होता है। बी ऑप्शन, इट एक्ट एज अ कोएंजाइम। ये भी सही है, ये एक कोएंजाइम के तौर पर काम कर रहा है आपके सेल्स के अंदर। तीसरा ऑप्शन है इट इज नेसेसरी फॉर बायोकेमिकल रिएक्शंस। ये भी बिल्कुल सही है, एटीपी बायोकेमिकल रिएक्शंस के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर बायोकेमिकल रिएक्शंस में एनर्जी चाहिए होगी तो फिर वो एटीपी से मिलेगी। सो इसका मतलब है ये तीनों स्टेटमेंट ही एटीपी के बारे में सही स्टेटमेंट्स हैं, एटीपी को एक्सप्लेन करनी है। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैकेनिकल प्रोसेस। ये तीन प्रोसेस आपको दिए हैं, फोटोसिंथेसिस, ब्रीथिंग, रेस्पिरेशन। चौथा ऑप्शन क्या है, ऑल ऑफ दीज। पूछ रहे हैं जी इनमें से कौन सा मैकेनिकल प्रोसेस है। बच्चों मैकेनिकल केमिकल प्रोसेस, मैकेनिकल प्रोसेस कहते हैं जी ऐसे प्रोसेस को जिसके अंदर सब्सटेंस में कोई केमिकल चेंज नहीं होगा। यानी शुरुआत में प्रोसेस शुरू होने के पहले जो भी आपके पास केमिकल सब्सटेंस है, प्रोसेस खत्म होने के बाद वही केमिकल सब्सटेंस रहेगा, उसमें कोई केमिकल चेंज नहीं आएगा। मिसाल के तौर पे जो ब्रीथिंग होती है, ब्रीथिंग का मतलब होता है एयर आप बॉडी के अंदर ला रहे हैं, एयर आप बॉडी के बाहर निकालते हैं नाक के जरिए। आप देखते हैं कंटिन्यूसली आप एयर अंदर लाते हैं, एयर बाहर निकालते हैं। ये मैकेनिकल प्रोसेस है, क्योंकि एयर अंदर आ रही है, एयर बाहर आ रही है, इस दौरान ऑक्सीजन ऑक्सीजन रहेगी, नाइट्रोजन नाइट्रोजन रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा। इनमें कोई केमिकल चेंज नहीं आएगा, ये बस मूवमेंट है। तो ऐसे प्रोसेस जिनमें कोई केमिकल चेंज नहीं हो रहा उन्हें कहते हैं मैकेनिकल प्रोसेस। और अगर केमिकल चेंज हो रहा हो, ऐसे प्रोसेसेस को हम केमिकल प्रोसेस कहते हैं। जैसे कि फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ये केमिकल प्रोसेस है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस की शुरुआत में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड वाटर होता है, बट फोटोसिंथेसिस के आखिर में हमारे पास ग्लूकोज और ऑक्सीजन होता है, यानी केमिकल बदल गए, सब्सटेंस चेंज हो गए, केमिकल चेंज हो गया। यही हाल रेस्पिरेशन में भी आपने पढ़ा। तो मैकेनिकल प्रोसेस जिसके अंदर कोई केमिकल चेंज नहीं हो रहा, केमिकल प्रोसेस जिनके अंदर केमिकल चेंज हो रहा होता है। फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ये दोनों केमिकल प्रोसेस है, क्योंकि इन दोनों प्रोसेस की शुरुआत में कुछ और केमिकल सब्सटेंस होते हैं और आखिर में वो कुछ और केमिकल सब्सटेंस बन जाते हैं। जबकि ब्रीथिंग एक मैकेनिकल प्रोसेस है, क्योंकि इसमें एयर अंदर आ रही है, एयर बाहर आ रही है, उसकी कंपोजिशन में फर्क जरूर आ रहा है, बट उनकी एयर के जो कंपोनेंट्स हैं उनके अंदर कोई केमिकल चेंज नहीं हो रहा। सो यहां पर करेक्ट आंसर है ब्रीथिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स ओनली इन डे टाइम। फोटोसिंथेसिस
ब्रीथिंग, रेस्पिरेशन या ये चारों तीनों? कौन सा प्रोसेस है जो सिर्फ दिन के वक्त में होगा? तो ये तो आपने पढ़ा, फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस के लिए लाइट एनर्जी की जरूरत होती है। तो चूंकि लाइट सिर्फ दिन में होती है तो फोटोसिंथेसिस सिर्फ दिन में होगा। जबकि रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग ये 24 आवर होता है जी, दिन रात 24 घंटे हो रहा है। कोई लाइट नहीं चाहिए इन दोनों प्रोसेस में। ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन, इनमें लाइट की जरूरत नहीं होती और ये 24 घंटे होते हैं। सो सिर्फ दिन के टाइम पर फोटोसिंथेसिस है जो होगा सिर्फ दिन में, रात में ये प्रोसेस नहीं होता। फंडामेंटल मॉलिक्यूल प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज, फोटोसिंथेसिस के दौरान जो फंडामेंटल मॉलिक्यूल, जो बेसिक मॉलिक्यूल बनता है हमारे पास, वो कौन सा होता है जी? फोटोसिंथेसिस के दौरान जो फंडामेंटल मॉलिक्यूल बनता है वो ग्लूकोज होता है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी इज कॉल्ड, वो प्रोसेस जिसमें लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है वो प्रोसेस क्या कहलाता है? डाइजेशन, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन या नन ऑफ दीज? तो बच्चों, डाइजेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें हमारे पास बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स पॉलीमर्स होते हैं, वो ब्रेक होकर सिंपल मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, उसमें कोई एनर्जी कन्वर्ट नहीं हो रही। रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज किया जाता है और उसमें से एनर्जी रिलीज होती है, इसमें भी कोई एनर्जी कन्वर्ट नहीं हो रही। जबकि फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसमें लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में, और फिर इस केमिकल एनर्जी की मदद से एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल तैयार होता है। लिहाजा फोटोसिंथेसिस है वो प्रोसेस जिसमें लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी के अंदर। कार्बन डाइऑक्साइड एंटर इनटू लीफ थ्रू डैश, हमारे लीफ में जो प्लांट के लीव्स हैं, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड किसके जरिए एंटर होती है? डर्मस, क्यूटिकल, स्टोमेटा या बार्क? तो बच्चों, लीफ की सरफेसिस पे छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, इन पोर्स को स्टोमेटा कहा जाता है। जो एयर एंटर हो रही है लीफ के अंदर, जो लीफ के अंदर से एयर बाहर निकल रही है, इवन कि लीफ के अंदर जो फालतू पानी है वेपर्स की शक्ल में वो निकलता है, ट्रांसपायरेशन कहलाता है। ये सारा काम स्टोमेटा से हो रहा होता है। तो अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड लीफ के अंदर एंटर हो रही है, ये स्टोमेटा से होती है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज इज, फोटोसिंथेसिस के दौरान जो फंडामेंटल मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनता है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? तो बच्चों, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ए ऑप्शन C6H12O6 होता है। प्लांट गेन वेट ड्यू टू, एक प्लांट अपना वजन बढ़ाएगा, उसका मास बढ़ता है, उसका वेट बढ़ता है जी, किस प्रोसेस के जरिए? फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ट्रांसपायरेशन या ऑल ऑफ दिस? तो बच्चों, प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस से उसका वेट बढ़ेगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस की मदद से वो ग्लूकोज बनाएगा, फिर थोड़ा बहुत ग्लूकोज वो ऑक्सीडाइज करके एनर्जी हासिल करेगा, बाकी सारा ग्लूकोज वो अपने अंदर स्टोर करेगा। अब जितना ज्यादा फोटोसिंथेसिस होता रहेगा उतना ज्यादा उसके अंदर ग्लूकोज स्टार्च की शक्ल में स्टोर होता रहेगा और उसका वेट बढ़ता रहेगा। सो फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसके जरिए प्लांट अपने वजन को बढ़ाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर, कौन सा मेटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की जरूरत होती है? फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, डाइजेशन या नन ऑफ दिस? तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, अगर आपको फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन याद हो तो फोटोसिंथेसिस है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की जरूरत होती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर कंबाइन होते हैं केमिकल एनर्जी की मदद से और ग्लूकोज बनता है। तो वो प्रोसेस जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की रिक्वायरमेंट है वो है फोटोसिंथेसिस। सेमी फ्लूइड प्रोटीन प्रेजेंट विद इन द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड, ये जो प्लांट के सेल्स में क्लोरोप्लास्ट नाम का ऑर्गेनल है, इसके अंदर थैलेक्वाइड के साथ साथ एक काला सा विस्कुअस सा सेमी फ्लूइड प्रोटीन टाइप का एक सब्सटेंस मौजूद होता है, वो क्या कहलाता है? तो आपको फोटोसिंथेसिस के दौरान बताया था कि जो क्लोरोप्लास्ट है अंदर उसके डिस्क शेप के स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको थैलेक्वाइड कहते हैं। थैलेक्वाइड्स एक के ऊपर एक अरेंज हुए हुए होते हैं, तो ये पूरा स्ट्रक्चर ग्रैनम कहलाता है। और ये ग्रैनम थैलेक्वाइड एक सेमी फ्लूइड विस्कुअस मैट्रिक्स में मौजूद होते हैं,
जिसको स्ट्रोमा कहा जाता है। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो गाढ़ा सा सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स मौजूद होगा उसे स्ट्रोमा कहा जाता है। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन टेक प्लेस इन फोटोसिंथेसिस के अंदर दो स्टेजेस होती है ना, एक होती है लाइट डिपेंडेंट जिसको आप लाइट रिएक्शन भी कहते हैं, एक होता है डार्क रिएक्शन जिसको आप लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी कहते हैं। तो ये पहले रिएक्शन की बात कर रहे हैं यानी लाइट रिएक्शन या उसका एक और नाम लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, ये क्लोरोप्लास्ट के कहाँ होता है। तो बच्चों फोटोसिंथेसिस का जो पहला फेज होता है जिसको आप लाइट रिएक्शन कहते हैं या फिर उसको आप लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन भी कहते हैं, ये थैलेक्वाइट में होता है। और जो दूसरी स्टेज होती है जिसको आप डार्क रिएक्शन या लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन या केल्विन साइकिल भी कहते हैं, वो स्ट्रोमा में होती है। तो ये जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है यानी फोटोसिंथेसिस का पहला फेज, पहला स्टेज, ये क्लोरोप्लास्ट के थैलेक्वाइट में होता है। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट इज कॉल्ड। फोटोसिंथेसिस के दौरान लाइट एनर्जी की मदद से वाटर का मॉलिक्यूल स्प्लिट होता है, ब्रेक होता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो आपने लाइट रिएक्शन में पढ़ा था कि जो लाइट है उसकी मदद से वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट हो जाएगा, उसमें से ऑक्सीजन निकलेगी, हाइड्रोजन आइंस निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। तो ये जो वाटर की स्प्लिटिंग हो रही है बिकॉज ऑफ लाइट, इसे फोटोलाइसिस कहा जाता है। फोटो का मतलब लाइट होता है, लाइसिस का मतलब ब्रेक होता है। Reaction in which solar energy is transferred to glucose from ATP and NADPH2 take place in stroma called light reaction, dark reaction, light dependent reaction। पूछ रहे हैं जी ये कि वो रिएक्शन जिसके अंदर ग्लूकोज को सोलर एनर्जी ट्रांसफर की जाएगी किसके जरिए? एटीपी और NADPH2 के जरिए। यानी सोलर एनर्जी ग्लूकोज को दी जा रही है बाय द हेल्प ऑफ एटीपी NADPH2, और ये रिएक्शन स्ट्रोमा में होता है। ये कौन सा रिएक्शन कहलाएगा? लाइट रिएक्शन कहलाएगा, डार्क रिएक्शन कहलाएगा या लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन कहलाएगा? तो बच्चों जो लाइट रिएक्शन होता है, लाइट रिएक्शन जिसको आप लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन भी कहते हैं, इसके अंदर सोलर एनर्जी से एटीपी और NADPH2 बनते हैं और ये थैलेक्वाइड में होता है। और जो डार्क रिएक्शन होता है जिसको आप लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन या केल्विन बेंसन साइकिल भी कहते हैं, इसमें फिर ये एटीपी और NADPH2 की मदद से ग्लूकोज बनता है और ये फिर रिएक्शन स्ट्रोमा में होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन वो प्रोसेस, वो स्टेज है फोटोसिंथेसिस की जिसमें सोलर एनर्जी से बनने वाले एटीपी और NADPH2 से अब ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनेगा और ये प्रोसेस होगा स्ट्रोमा के अंदर। तो इसका आंसर होगा 2 ओनली यानी ऑप्शन बी। एनदर नेम ऑफ डार्क रिएक्शन इज, चार ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं, इसमें से पूछा जा रहा है कि डार्क रिएक्शन का दूसरा नाम कौन सा है। तो डार्क रिएक्शन के तीन नाम है, डार्क रिएक्शन, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन या केल्विन साइकिल। तो यहां पर केल्विन साइकिल ऑप्शन मौजूद है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इट इज नॉट द रिक्वायरमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की क्या रिक्वायरमेंट नहीं है जी? इन चार ऑप्शंस में से वो कौन सी चीज है जो फोटोसिंथेसिस के दौरान नहीं चाहिए? तो फोटोसिंथेसिस के लिए चार रिक्वायरमेंट होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल और सनलाइट। तो इस ऑक्सीजन जो है वो फोटोसिंथेसिस की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बल्कि ये तो फोटोसिंथेसिस के दौरान बनने वाला बाय प्रोडक्ट होता है, रिलीज हो जाता है फिर ये लीफ में से। सो ऑक्सीजन इज नॉट द रिक्वायरमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। द प्रोसेस विच लिबरेट केमिकल एनर्जी स्टोर इन फूड इज कॉल्ड। वो प्रोसेस जिसके जरिए फूड के अंदर स्टोर केमिकल एनर्जी निकलेगी वो क्या कहलाता है? डिफ्यूजन, गैसियस एक्सचेंज, रेस्पिरेशन या रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो प्रोसेस जिसके जरिए ग्लूकोज नाम का फूड मॉलिक्यूल ब्रेक होता है और उसके अंदर स्टोर केमिकल एनर्जी रिलीज होती है, इस प्रोसेस को रेस्पिरेशन या सेलुलर रेस्पिरेशन कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी। द ब्रेक डाउन ऑफ फूड मॉलिक्यूल टू रिलीज इज कॉल्ड। फूड मॉलिक्यूल्स को तोड़कर उसमें से एनर्जी रिलीज करना क्या कहलाता है? ये वही सवाल हो गया। फूड मॉलिक्यूल को, ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ब्रेक करके अगर उसमें से एनर्जी निकाली जाए तो ये कहलाती है रेस्पिरेशन। इट इज एन एनाबॉलिक प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, रेस्पिरेशन या इन तीनों को, इनमें से कौन सा एनाबॉलिक प्रोसेस होता है? आपने एंजाइम्स में एनाबॉलिक प्रोसेस के बारे में पढ़ा, वो प्रोसेस जिनमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर बड़े मॉलिक्यूल्स बनते हैं उन्हें एनाबॉलिक प्रोसेस कहा जाता है।
जो फोटोसिंथेसिस है वो एनाबॉलिक प्रोसेस है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन होकर एक कॉम्प्लेक्स बड़ा मॉलिक्यूल बनता है ग्लूकोज। तो फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक प्रोसेस होता है, जबकि रेस्पिरेशन और ऑक्सीडेशन ऑफ फूड ये दोनों एक ही नाम है, और ये कैटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं। तो बहरहाल आंसर जो है हमारा फोटोसिंथेसिस है। In an oxidation process, 14,135 kilojoules energy is released. How many moles of glucose consumed during this process? अभी आपने पढ़ा कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को ब्रेक करके उसमें से एनर्जी निकाली जाए, ये प्रोसेस कहलाता है रेस्पिरेशन। अब इस सवाल में ये कह रहे हैं जी कि ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन की गई है और 14,135 किलो जूल्स एनर्जी रिलीज हुई है जी, टोटल इतनी एनर्जी रिलीज हुई है। आपको बताना है जी तो कि कितने मोल्स ग्लूकोज के तोड़े गए हैं इतनी एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। तो आपको याद हो, मैंने आपको बताया था कि अगर एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, या हम कंसीडर करेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन हुई है, अगर एरोबिक रेस्पिरेशन होती है तो एक मोल अगर ग्लूकोज का ब्रेक होगा 2827 किलो जूल्स एनर्जी निकलती है। 2827 किलो जूल एनर्जी निकलेगी अगर एक मोल ग्लूकोज का ब्रेक होता है। तो अब 14,000 के लिए कितने हैं जी? 14,135 को डिवाइड कर दें आप 2827 से, 5 आंसर आएगा। तो 5 ग्लूकोज के मोल ब्रेक करो, इतनी एनर्जी रिलीज होगी। एरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ। रेस्पिरेशन की दो टाइप होती हैं, एक एरोबिक एक एनएरोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज ऑक्सीजन की मदद से ब्रेक होता है, जबकि एनएरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन के ब्रेक हो जाता है। तो इसका मतलब हुआ एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की मौजूदगी में होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, ऑक्सीजन। अल्कोहल इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ प्रोसेस ऑफ। अल्कोहल यानी C2H5OH ये किस प्रोसेस के दौरान प्रोड्यूस होगा? तो आपने रेस्पिरेशन की दो टाइप पढ़ी है, एरोबिक एनारोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज ऑक्सीजन से ब्रेक होता है और एनर्जी के साथ साथ दो चीजें प्रोड्यूस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। जबकि एनएरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन के ब्रेक होता है, और इसकी दो टाइप्स होती हैं। एक टाइप में अल्कोहल बनता है, एक टाइप में लैक्टिक एसिड बनता है। तो अल्कोहल बन रहा है एनएरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर। स्टेज ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस एट द क्रिस्टी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। एरोबिक रेस्पिरेशन की वो स्टेज जो माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी में होती है, उस स्टेज को हम क्या कहते हैं? तो एरोबिक रेस्पिरेशन की 3 स्टेज होती हैं। पहली स्टेज होती है ग्लाइकोलाइसिस, जो साइटोप्लाज्म में होती है। दूसरी स्टेज होती है क्रेब्स साइकिल, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है। और तीसरी आखिरी स्टेज होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जो माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी में होती है। तो वो स्टेज एरोबिक रेस्पिरेशन की जो माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी में होती है, वो एरोबिक रेस्पिरेशन की लास्ट स्टेज होती है। ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस रिलीज स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज इनफ टू जनरेट। अभी आपको बताया कि 3 स्टेज होती है, तो उसमें पहली स्टेज होती है ग्लाइकोलाइसिस। एरोबिक रेस्पिरेशन पर, अच्छा वो एनारोबिक की भी होगी। हाँ, एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो पहली स्टेज है वो है ग्लाइकोलाइसिस, जिसमें ग्लूकोज का जो एक मॉलिक्यूल होता है वो ब्रेक होके 2 पायरुविक एसिड बन जाते हैं। इस दौरान ना थोड़ी सी एनर्जी रिलीज होती है और उस एनर्जी से एटीपी के मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। सवाल एमसीक्यूज में पूछा ये जा रहा है कि ग्लाइकोलाइसिस के दौरान जब ग्लूकोज ब्रेक होकर 2 पायरुविक एसिड जब बनेंगे, थोड़ी सी एनर्जी रिलीज होगी, तो वो उससे कितने एटीपी बनेंगे? तो बच्चों, ग्लाइकोलाइसिस के दौरान जब ग्लूकोज ब्रेक होगा, 2 पायरुविक एसिड्स बन जाएंगे, तो अब इतनी सी एनर्जी रिलीज होती है कि जिससे 2 एटीपी के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ग्लाइकोलाइसिस के दौरान 2 एटीपी के मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं। दिस फीचर इज कॉमन इन ऑल टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। वो कौन सी स्टेज है जो दोनों तरह की रेस्पिरेशन में कॉमन होगी? यानी एरोबिक रेस्पिरेशन में भी वो स्टेज होगी, एंड एरोबिक रेस्पिरेशन में भी वो स्टेज होती है। तो ये भी हमने पढ़ा था, एरोबिक और एन एरोबिक दोनों तरह की रेस्पिरेशन में जो पहली स्टेज होती है ग्लाइकोलाइसिस, जिसमें ग्लूकोज ब्रेक होके 2 पायरुविक एसिड बनते हैं, जो साइटोप्लाज्म में हो रही है, ये स्टेज दोनों तरह की जो रेस्पिरेशन है एरोबिक एन एरोबिक दोनों में कॉमन होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन? एरोबिक रेस्पिरेशन का कौन सा फेस नहीं है? 4 ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के। अभी आपको बताया मैंने 3 फेसेस होते हैं, 3 स्टेजेस होती हैं, ग्लाइकोलाइसिस, दूसरी होती है सिट्रिक एसिड साइकिल, या इसको आप क्रैब साइकिल भी कहते हैं, और तीसरी स्टेज होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो ए ग्लाइकोलाइसिस पहली स्टेज है एरोबिक रेस्पिरेशन की, बी सिट्रिक एसिड साइकिल, इसी का दूसरा नाम होता है क्रैब साइकिल,
ये एरोबिक रेस्पिरेशन की दूसरी स्टेज है, और डी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज ये एरोबिक रेस्पिरेशन की तीसरी स्टेज है। जबकि फर्मेंटेशन एरोबिक रेस्पिरेशन की स्टेज नहीं होती, बल्कि ये एन एरोबिक रेस्पिरेशन का दूसरा नाम है, फर्मेंटेशन। तो यहां फर्मेंटेशन एरोबिक रेस्पिरेशन का फेज नहीं है। ये थे बच्चों आपके पास चैप्टर बायो एनर्जेटिक के एमसीक्यूज। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।